नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हो रही चुनौतियों पर कि किस तरीके से जहां पर शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती लगातार बना हुआ है और बनकर सामने भी आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े तमाम महाविद्यालयों के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही प्रोन्नत करेगी। तो वहीं हर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी। इसके अलावा पेपर 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे के होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी रद्द रहेंगी और वाइवा भी ऑनलाइन होगा। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी और इसके बाद 31 अधिक तक परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति का फॉर्मूला तय करने के बाद विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को ये निर्देश जल्द भेजे जाने की तैयारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं, वहां विद्यार्थियों के द्वितीय वर्ष के अंक प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित कर उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नति दे दी जाएगी। और इसी विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण से प्रभावित उच्च शिक्षा के लिए योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा में फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स की परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षा पास करने के बाद ही अगली कक्षा में प्रवेश पा सकेंगे, जबकि स्नातक के फर्स्ट व सेकेंड ईयर और पीजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगली कक्षा के लिए प्रमोट किए जाएंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से प्रदेश के करीब 41 लाख स्टूडेंट्स अगली क्लासेस के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। पिछले वर्ष भी जहां पर परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, कई जगह परीक्षा हो गई थी। कई विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालय थे जहां परीक्षा नहीं हुई थी। वहां हम लोगों ने जो स्नातक स्तर पर और जो परास्नातक या स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं थी, उनमें विद्यार्थियों को हमने प्रमोट किया था। इस वर्ष माननीय श्री राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद आप सब जानते हैं कि एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने व्यापक तौर पे तमाम अध्यापकों से, छात्रों से, अधिकारियों का विचार विमर्श हुआ। 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति ने कई जगहों के, कई प्रदेशों का जो परीक्षा के संबंधित जो तैयारियां थीं, अंक देने का जो मूल्यांकन की प्राविधि थी, उनका अध्ययन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट दी। और हमारे जिन विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू है, वहां पर यूजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी अगली क्लासेस के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। जिन विश्वविद्यालयों में इस साल यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हो पाई, उनके छात्रों को सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा। साल 2020 में होने वाले सेकेंड ईयर की परीक्षा के अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा के अंक निर्धारित किए जाएंगे। जिन विश्वविद्यालयों में साल 2020 में यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षा हुई थी, वहां पर सेकेंड ईयर के छात्रों के अंक फर्स्ट ईयर की परीक्षा के अंकों के आधार पर तय कर उन्हें फाइनल ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा। जिन विश्वविद्यालयों में कोरोना के कारण यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं साल 2020 में नहीं हो पाई थी और छात्राओं को दूसरे वर्ष में प्रमोट किया गया था, वहां पर सेकेंड ईयर की परीक्षा देने के बाद ही फाइनल ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से पीजी के विद्यार्थी भी प्रमोट किए जाएंगे। दूसरी तरफ जिन संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली लागू है, वहां पर यूजी फर्स्ट, थर्ड और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं। वहां पर स्नातक सेकंड सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर और पीजी सेकंड सेमेस्टर के अंक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर और मिड टर्म परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर तय किए जाएंगे। कि कुछ जगहों पर सेमेस्टर सिस्टम है और कुछ जगह हमारी वार्षिक आधार पर परीक्षाओं का संपादन होता है। तो जहां पर वार्षिक परीक्षा पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि और जहां सेमेस्टर पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि को रखा है।
सेमेस्टर के संदर्भ में ये रखा है कि जहां प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे तथा मिड टर्म और अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर भी उनका निर्धारण किया जा सकता है। ये दूसरी जो प्रावधि थी कि जहां पर जो विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं दोनों की, वहां पर मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम और सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम और जो अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम स्नातक सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त के मध्य तक संपन्न करा ली जाएगी। रिजल्ट भी 31 अगस्त तक घोषित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब 41 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिल जाएगी। यूजी और पीजी में अंतिम साल और अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा और बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय भी 3 घंटे की बजाय 1 या 1.5 घंटे होगा। ऐसे में पिछले साल के मुकाबले प्रश्न पत्र में सवाल भी करीब 50% ही होंगे। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक ही परीक्षाएं कराएंगे। 13 सितंबर से नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सुना आपने किस तरीके से बिना परीक्षा अगली कक्षा में बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं होंगी, उसको लेकर भी तारीख घोषित कर दी गई है और क्राइटेरिया क्या कुछ रहेगा ये भी इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के भविष्य को भी कोरोना काल के तहत ध्यान में रखा जाए और यही वजह है कि योगी सरकार ने इस बड़े फैसले को लिया है, जहां पर ग्रेजुएशन पीजी के स्टूडेंट्स अब बगैर एग्जाम प्रमोट किए जाएंगे, जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं। इसके अलावा जो अंतिम वर्ष में है, लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको परीक्षा देनी होगी। हालांकि जो जिस तरीके से पहले थियोरेटिकल पेपर्स होते थे, अब उसका ऑल्टरनेटिव यहां पर मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे और समय जो है उसकी अवधि को भी घटा दिया गया है। साथ ही प्रश्नों की संख्या को भी 50% कर दिया गया है। तो यहां पर डिग्री कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज, जिसको लेकर लगातार यहां पर सवाल भी बन रहा था, अभिभावक भी इसको लेकर मांग कर रहे थे और छात्रों की भी मांग थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा था। इन सबके बीच अब तस्वीर साफ हो गई है, जहां पर इस बड़े फैसले को लिया गया। सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों की अब यहां पर परीक्षा होगी। तो इस पूरे मामले पर खास चर्चा हम करेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी आपका ताल्लुक करवा दूं। कुल सचिव महात्मा गांधी से डॉक्टर साहबलाल मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा यूसी गौतम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस चांसलर हैं कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहबलाल मौर्य, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से कोरोना काल में कहीं ना कहीं मांग तो एक तरफ उठ रही थी कि परीक्षाएं करवाई जाएं, लेकिन बच्चों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था, लेकिन इन सब के बीच बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था और अब इस बड़े फैसले को लिया गया है, जहां पर जो अंतिम ईयर है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, उनकी परीक्षा होगी। एक क्राइटेरिया सेट किया गया, उसके आधार पर किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? मैडम, जान है तो जहान है। सबसे पहले छात्र जीवन को बचाना जी प्राथमिकता है और बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है तो उनका मूल्यांकन हो, परीक्षा हो, तो उत्तर प्रदेश शासन का गाइडलाइन प्राप्त हो चुका है और इस संबंध में एकदम बीच का रास्ता निकाला गया, जो
एकदम बच्चों के हित में है, छात्र हित में है, उनके भविष्य के हित में है जी। शासन का जो गाइडलाइन हमको प्राप्त हुआ है जी। कल हमने इसी संदर्भ में विचार विमर्श के लिए गाइडलाइन का अनुपालन कैसे किया जाए इसके लिए परीक्षा समिति की बैठक बुलाई है और 12 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की भी बैठक बुलाई है कि जो भी दिशा निर्देश हैं, जो कुछ निर्णय विश्वविद्यालय स्तर से लिए जाने हैं, उस पर एक सहमति बन के उसके आधार पर हम लोग काम शुरू करें। हर चीज टाइम बाउंड है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है, जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनकी भी अपनी कमेटी के द्वारा इस तरीके से पूरे रोड मैप को तैयार किया जाए ताकि परीक्षाओं के वक्त कम से कम किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे में अन्य गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी उनका ओपिनियन जान लेते हैं। यूसी गौतम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, एक तरफ तो हाल ही में CBSE के बोर्ड के परीक्षाओं को कैंसिल किया गया, तो वहीं तमाम राज्यों ने भी अपने स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं को कैंसिल किया। ऐसे में अब इन परीक्षाओं को कराया जाना, किस तरीके से आप इस बड़े फैसले को देख रहे हैं? सबसे पहले रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया जी। और ये सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो कोरोना काल है इसमें जैसे आपने पहले बताया कि जान है तो जहान है जी। बच्चों को जो है हमें पास भी करना है, बच्चों का करियर भी न खराब हो, उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया है। और हम समझते हैं कि जैसा आपने कहा है कि एक रोड मैप हमारा बनना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं सर्वर की, इंटरनेट की, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, मानव संसाधन, ट्रेंड लोगों, ये सब चीज़ों को जो विश्वविद्यालय के लेवल पर हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, एक अच्छी बात है कि इसमें मल्टी क्वेश्चंस किया हुआ है, थ्योरेटिकल नहीं है, क्योंकि मल्टी में क्या होता है कि बच्चों को इजी हो जाता है, एक्सेप्ट टिक करना होता है। लेकिन हमें जो है अब ये भी प्लान करना होगा कि अगर हमें इनको सब्जेक्टिव भी देना है तो उसके लिए भी हमें उस तरह का मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना पड़ेगा, जिसकी कि हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमारे अध्यापकों को भी देना पड़ेगा ट्रेनिंग जो है, और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उस तरह से ऑनलाइन मोबाइल में इतनी टाइपिंग कर लें और पुस्तिका को अपलोड कर लें, ये सारी चीज़ देखना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं कहीं हम देख रहे हैं, मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, मेरा विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में है, और हम जब क्लास ऑनलाइन लेते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पर जो है दिक्कतें लाइट की हो जाती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको हमें एक रोड मैप के अनुसार अगर हम प्लान करके करेंगे तो मैं आपसे बता दूं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक बहुत बढ़िया सजेशन है जो है, और आने वाले समय में हमारा समय भी बचता है और हम एक साथ पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी हमारी हो जाती है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम जो है वह बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और हमको लगता है कि गाँव में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन रखते हैं, तो ये एक अच्छा साधन है। अब इसको जो है हमें सारे विद्यार्थी अपीयर्स हों, उसमें जो है सारे विद्यार्थियों को अच्छा नंबर मिले, इसको हमें जो है बैठ करके विश्वविद्यालय की तरफ से रोड मैप बना करके यह आश्वासन देना पड़ेगा विद्यार्थियों को भी और विश्वविद्यालय के अथॉरिटी को भी कि भाई ये चीज़ जो चलाया जा रहा है इसको हम सफल कैसे बनाएं, सफल अच्छा हो, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को फायदा हो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ जहाँ तक जी हाँ, जहाँ तक हम बात करते हैं कि जो ऑनलाइन परीक्षा की बात करते हैं, ये मतलब एक तरह से आज की नीड भी है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आपको देखना चाहिए कि ऑनलाइन आने वाले समय में जो हमारा कोरोना काल पिछले 2 साल, आप 1 साल से देख रहे हैं कि हर तरह से आदमी मार्केटिंग भी ऑनलाइन कर रहा है, परचेजिंग भी ऑनलाइन कर रहा है, तो वह एक नेचर में आ रहा है। लेकिन अभी रूरल एरिया में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अगर वहाँ भी ये चीज़ें सिस्टम में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। और यह एक अच्छा ऑनलाइन परीक्षा का सिस्टम जो हमारा राज्य सरकार ने शुरू किया हुआ है, ये इसका हम समर्थन करते हैं।
प्रोवाइडेड कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर को जो है एक अच्छा सा ट्रेनिंग दे करके तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर हर बच्चा अगर एग्जाम्स में बैठा है तो पूरी तैयारी के साथ बैठा और किसी प्रकार की परेशानी उसको ना हो। प्रोफेसर रामेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि इस फैक्टर को इसमें शामिल किया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और समय सीमा को भी कम कर दिया है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उन्हें भी कम कर दिया गया है, लेकिन एक पूरा फॉर्मेट यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की तरफ से एग्जामिनेशन पेपर को लेकर बनाया जाता है और उसी के आधार पर एक छात्र या छात्रा की काबिलियत को तय किया जाता है। ऐसे में अब थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्या किसी तरीके से यह अफेक्ट करेगा? नमस्कार जी, दोनों वक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत ही मौलिक अधिकार है सबका, और उच्च शिक्षा, उच्च मतलब क्वालिटी एजुकेशन जी, गुणवत्ता की शिक्षा जो है वो अधिकार है, केवल शिक्षा नहीं जी। तो अब जो शिक्षा का इस समय हम लोगों के पास रास्ता बचा हुआ है, वो इंग्लिश में एक इडियम है, हॉब्सन्स चॉइस जी। बचा है। तो कोरोना काल में चूंकि जो टीचिंग हमारी क्लासरूम टीचिंग होती है तो उसका विकल्प तो कुछ नहीं है, लेकिन और रास्ता भी कुछ नहीं है हमारे पास। टीचर्स की, बच्चों की सेहत का, जीवन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स एक टीचर अगर नहीं है तो 100 बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, बच्चे नहीं हैं तो टीचर किसको पढ़ाएगा। सारी चीज़ें हैं, बच्चे हमारे भविष्य निधि हैं, उनका जीवन बचाना भी लक्ष्य है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों को हम शिक्षा क्या दे रहे हैं, परीक्षा तो बाद में आती है। मैं चाहूंगी प्रोफेसर साहब आप थोड़ा जोर से बोलें ताकि जो सुझाव भी आप दे रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। बहुत वैल्यूबल आपका सुझाव। बिल्कुल ठीक 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 है जी, ठीक है। मैं जोर से थोड़ा बोलता हूँ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से शिक्षा है, परीक्षा बाद में आती है जी। परीक्षा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं क्वालिफाइंग एजुकेशंस रह गई हैं, क्वालिफाइंग क्लासेस की तरह से रह गई, क्योंकि इसके बाद हर जगह जीवन में सेटल होने के लिए बच्चों को एक परीक्षा पास करनी होती है जी। सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जो भी हो। तो हमारी जो शिक्षा है वो क्वालिफाइंग मेरिट की तरह, एजुकेशन की तरह है, बट ये क्वालिफाइंग एजुकेशन ही बच्चे की गुणवत्ता तय करती है कि बच्चा आगे कहाँ जाएगा। इसलिए हमारी शिक्षा भी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और परीक्षा भी उस तरह की होनी चाहिए जहाँ बच्चे को अपने एक्सप्रेशन के लिए मौका मिले। तो मेरे हिसाब से जो अभी आपने सवाल रखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहाँ पे हमको 1 लाख में से 1000 को सिलेक्ट करना है वहाँ तो अच्छा लगता है, लेकिन डिग्री जहाँ देनी हो वो मेरे समझ से थोड़ा कम अच्छा है। तो इसलिए सब्जेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए, बच्चे को एक्सप्रेशन का मौका मिले, जो बच्चा एक्सप्रेशन सीखेगा वो आगे किसी को सिखा सकेगा। ऑब्जेक्टिव में पढ़ा हुआ बच्चा पढ़ाने के लायक न बने, अपने पढ़ के काबिल भले बन जाए। तो इसलिए सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का कुछ अलग ही महत्व है, उसमें बच्चे को लिखना पढ़ना आता है। हम देखते हैं जब कॉपी एग्जामिन होती है तो हमको समझ में आता है कि हाँ, इसमें से 100 में से कितने बच्चे अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनका भविष्य क्या हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं। हमको भी किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए ताकि उनमें एक्सप्रेशन आ सके। अगर एक्सप्रेशन नहीं है बच्चे के पास तो कोई मतलब नहीं है। टिक लगाना तो ठीक है, मजबूरी है, किया जा सकता है, बट हमको एजुकेशन देना नहीं, हमको तो एक नई पीढ़ी तैयार करनी है जी। उस नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमें उस पीढ़ी को सक्षम बनाना होगा, सक्षम इससे बनाना होगा कि वो अगली पीढ़ी को तैयार कर सके। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि परीक्षाएं तो हुई लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता भी यहाँ पर लगातार बनी रहे। डॉक्टर साहबलाल मौर्य साहब, जिस तरीके से कोरोना काल में शिक्षा कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से अफेक्ट हुई है, सभी विद्यालय, विश्वविद्यालय, तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, इन सब के बीच ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की गई, लेकिन उसको लेकर भी लंबा वाद विवाद हमने देखा। आपका सुझाव क्या है, क्योंकि अब स्थिति बेहतर हो रही है क्या? चूंकि जिक्र जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी किया, रामेंद्र जी ने, कि डिजिटल इंडिया है और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात भी है। हालांकि थोड़ी चुनौतियां ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर आती हैं, लेकिन आपका सुझाव क्या है? क्या आने वाले समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ही आगे जाया जाए या फिर एक बार फिर से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में स्विच किया जाए, क्योंकि वहां पर एक्सपोजर कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा मिलता है, या फिर दोनों के तालमेल के साथ आगे बढ़ा जाए?
मैडम, मैं प्रोफेसर रामेन से पूरी तरह से सहमत हूँ। जी। ऑनलाइन एजुकेशन क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं हो सकता। जी। यह शिक्षा उसका क्लासरूम का विकल्प पूरक तो हो सकता है, लेकिन विकल्प नहीं हो सकता। क्लासरूम टीचिंग में शिक्षण के साथ साथ फेस रीडिंग भी शिक्षक करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि किसकी समझ में आ रहा है, किसकी समझ में नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन टीचिंग में कुछ नहीं पता चलता, बच्चा जुड़ के चला गया कहीं घूमने। और ऑनलाइन शिक्षण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं काशी विद्यापीठ से हमारे 5 जिले जुड़े हुए हैं। कुछ जिले ऐसे जो ट्राइबल में हैं, सोनभद्र, चंदौली, जहाँ जिनके पास तो ये नॉर्मल वाला फ़ोन भी नहीं, हम स्मार्टफोन की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो वहाँ के लिए ऑनलाइन शिक्षण की कोई भूमिका नहीं है। क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए जैसे हुई। अब रही बात कोरोना काल की, ये विशेष परिस्थिति है, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन क्लासरूम टीचिंग ही उचित विकल्प है। जहाँ तक परीक्षा की बात प्रोफेसर गौतम ने कही, तो परीक्षा तो मेरे हिसाब से, जैसा कि प्रोफेसर रामेन ने कहा, वह डिस्क्रिप्टिव ही ठीक है। ये ज्ञान के परखने का माध्यम है। टिक लगाने से हम किसी की प्रतिभा और ज्ञान का आकलन नहीं कर सकते। इसके लिए उसकी राइटिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये चीज उत्तर पुस्तिका से ही पता लगता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसका पता नहीं लग पाता है। तो मेरा विचार है कि परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये कोरोना काल का मामला है, उसके लिए टाइम घटा देगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या हो जाए, कुछ प्रश्नों से ही आइडिया लग जाता है कि बच्चे की स्किल क्या है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि परीक्षाएं हो, जिसको लेकर आप भी अब एक मत अपना दे रहे हैं और उसको लेकर बड़ा फैसला भी लिया गया और लंबा विवाद इसको लेकर भी देखने को मिला है। डॉक्टर यूएस गौतम जी, जैसा कि डॉक्टर मौर्य कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर परीक्षाएं किसी भी बच्चे की काबिलियत को आंकने के लिए एक आकलन का तरीका यहाँ पर तमाम विद्यालयों विश्वविद्यालयों के लिए होता है। ऐसे में मल्टीपल चॉइसेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। हालांकि कोरोना काल में इस फैसले को लिया गया है, लेकिन वो बच्चे जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है उनके लिए तो इस ऑप्शन को भी नहीं रखा गया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आने वाले समय में उनकी पढ़ाई इससे अफेक्ट होगी या फिर बच्चे की काबिलियत को आंकने में कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी और उस हिसाब से शायद आगे का प्रोग्रेस उसका ना हो पाए? देखिए रंजना जी, अभी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि फाइनल ईयर का परीक्षा हम ऑनलाइन कराएंगे जी। अगर कोरोना काल हमारा ठीक होता है, सामान्य परिस्थितियां होती हैं, तब भी हमको अब हाइब्रिड मोड में जाना पड़ेगा। हमें कुछ क्लास ऑफ रूम क्लास और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी हमको शुरू करना पड़ेगा कि कभी अगर इस तरह की परिस्थितियां आए तो बच्चों को जैसे आज क्लास करने में दिक्कत हो रही वो ना हो, जो है नंबर 1। नंबर 2 जो हम बात करते हैं कि जो ऑनलाइन की हम बात करते हैं, इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जी। और अभी हमारे यहाँ कंप्यूटर की लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है। हम डिग्री कॉलेज में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि भाई उस तरह से जो है उनको प्रशिक्षण किया जाए। तीसरा बात जो कह रहे हैं कि अभी मल्टीपल क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे जो है तो उसमें हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जो है कुछ इसमें सिस्टम में जैसे बच्चे को चीटिंग भी कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट लेकर किसी को शेयर कर दिया जो है वो उससे उत्तर उसका आंसर लेकर के उसमें लिख देगा जो है। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें सिक्योरिटी सिस्टम अपना डेवलप करेगा। लेकिन आज के युग में जो केवल परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, उसमें हम एक कदम आज आगे बढ़ रहे हैं कि हम परीक्षा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें यह प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर कोरोना काल ठीक भी हो जाता है तो 25 से 30% कम से कम हम जो है ऑनलाइन क्लासेस लें, ताकि कम से कम एक चीज़ मेंटेन रहे कि हमें आने वाले समय में हर परिस्थितियों के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार कर सके कि अगर क्लासरूम नहीं है तो भी हम ऑनलाइन क्लासेस से टीचर्स उनको बता सके। ऑफलाइन क्लासेस तो बेस्ट क्लास होता है, लेकिन अब इस परिस्थितियों में हर परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन हाइब्रिड करना पड़ेगा। कंप्यूटर के लिए जो है जितने हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो है। और कैसे सिक्योरिटी किया जाए कि जो चीटिंग है, जिसे इसमें क्या होगा, जो बहुत तेज लड़के हैं वो अच्छे नंबर पा जाएंगे, जो कंप्यूटर में थोड़े कमज़ोर हैं या इसमें जो है ऑनलाइन में, तो उनको समझ में नहीं आएगा, उसमें टाइम बीत जाएगा। तो इस जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो आने वाले समय में हमारे पास डिजिटल इंडिया का में एक विकल्प है जो है
विद्यार्थी अगर बाई द वे कोई और काम कर रहा नहीं क्लास में आ सकता, ऑनलाइन लगा करके अपना पूरा सुन लिया, जो है अपना काम भी कर रहा है और पूरा आपका जो है वो लेक्चर भी सुन लिया, या कहीं व्यस्त है उस समय फिर आपका सुन सकता है। तो यह एक विकल्प हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम इसको विकल्प के रूप में देख करके उसी तरह तैयारी कर लेंगे तो मेरी समझ से बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके लिए फिर और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिल्कुल डॉक्टर गौतम, और यही वजह है कि बीच बीच में लगातार खबरें भी ऐसी अलग अलग क्षेत्रों से सामने आती है जहां पर न सिर्फ अभिभावक बल्कि छात्र छात्राएं भी ये कंप्लेन करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस उनको समझ में नहीं आती, और यही वजह है कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेसर रामेंद्र, जैसा कि गौतम जी जिक्र कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर आशीर्वाद है तो बहुत बड़ा बैरियर भी है, और ये बात कहीं ना कहीं सटीक भी है क्योंकि इस तरीके से लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं। किस तरीके से इस चुनौती को ओवरकम किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि एकदम से आप ऑनलाइन एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिन बच्चों के पास कंप्यूटर्स नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, वो किस तरीके से ओवरकम करेंगे? क्योंकि समय सीमा को भी कम कर दिया गया है, बहुत ज्यादा समय उनका वहां पर व्यर्थ ना हो जाए, उसको लेकर क्या सुझाव है आपके? देखिए, इस समय जो कोरोना पीरियड है इसमें हम जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन का प्रोसेस था वो तो नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ही विकल्प बचा हुआ है। तो ऑनलाइन विकल्प को बेहतर रूप में कैसे बनाया जा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा डॉक्टर गौतम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मौर्य भी इसी बात के इर्द गिर्द अपनी बात रख रहे हैं, और ऑनलाइन स्ट्रक्चर अभी तक डॉक्टर गौतम ने सही कहा कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, न यूनिवर्सिटीज में न कॉलेजेस में, और कॉलेज के रिमोट एरियाज में जो कॉलेजेस हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कुल मिला के ये है कि हम अच्छे ढंग से नहीं बढ़ पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, बट विकल्प कोई और है नहीं मेरे पास। सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कोरोना। लेकिन प्रोफेसर रामेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके के छोटे मोटे लूप होल्स और बैरियर्स कहीं ना कहीं जो अफेक्ट कर सकते हैं छात्र के एग्जाम को, वो ना करे, उसको लेकर कोई खास सुझाव आप देना चाहेंगे प्रोफेसर होने के नाते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एक लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है? किस तरीके से इन लूप होल को दूर किया जा सकता है और क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो सकते हैं? इसको दूर करने के लिए तमाम एजेंसी हैं जो प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन कराती हैं, बच्चों को हम कर सकते हैं, बट वो वही हो सकता है जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है तो उसको ठीक करने का एकमात्र रास्ता कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए पहले। हर बच्चा कंप्यूटर सेवी हो, मालूम हो उसको, हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर हो। अब मोबाइल पर तो एग्जाम दे पाना मुश्किल, स्मार्टफोन से कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं आप, बट एग्जामिनेशन दे पाना मुश्किल था जी। और एग्जामिनेशन ऐसी कंडीशंस में इट बिकम्स एन आई वॉश हो, इससे ज्यादा नहीं कुछ पाता है। हम कहने को नेम से एग्जाम ले रहे हैं बच्चे का, बट दैट इज नॉट रियल एग्जामिनेशन, नॉट रियल टेस्ट। बच्चा घर पे लिखता है, कैसे करता है, लेकिन कोई विकल्प नहीं। तो अब इसमें हमको यही रास्ता निकालना है कि हमारी एजुकेशन बची रहे, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, बच्चे में पढ़ने सीखने की ललक बनी रहे, टीचर में पढ़ाने की चीजें बची रहे, तो बचा लेना। डेफिनेटली ये कोरोना पीरियड बहुत दिन तक नहीं चलेगा। अब तो हम लोग काफी झेल चुके हैं, ये मेरे ख्याल से शायद अगले कुछ महीनों या ज्यादा ज्यादा एक साल में खत्म होगा। इस बीच में हमको किसी भी तरीके से ये प्रकार अपने सिस्टम को बचाए रखना है। तो उसका रास्ता यही है कि बच्चों को कुछ ब्लेंडेड मोड में रखा जाए जी। संभव हो सके तो ब्लेंडेड मोड में कुछ क्लासेस कर ली जाएं, या क्लासेस ऐसी हों जिनको ऑनलाइन हम टेलीकास्ट कर सके। बट वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ जाती, कोई बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है, फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो या तो भी दिक्कतें होती हैं, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है जी। तो किसी तरीके से बस बचा लेता है, हमको तो यही लगता है इस समय किसी भी तरीके से। ठीक है डॉक्टर मौर्य, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम को लेकर ये पूरा पैटर्न तैयार किया गया, लेकिन बड़ी तादाद में बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना प्रेफर करते हैं, आउटसाइड इंडिया जाना प्रेफर करते हैं। उनके लिए भी एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है उनके काबिलियत को आंकने का, लेकिन अब कोरोना काल के बाद सब कुछ बदलता हुआ हमने देखा, खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर में। ऐसे में इस पैटर्न के साथ क्या आने वाले समय में अगर बच्चों को विदेश जाना है तो किसी प्रकार से इफेक्ट उस पर पड़ेगा? जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करें, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो सुविधा संपन्न है, हर बच्चा विदेश नहीं जा पाएगा,
जो सक्षम है, सुविधा संपन्न है, उनकी तैयारी है। और ये कोरोना काल एक विशेष परिस्थिति है और परिस्थिति के और देश काल के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और उसी के साथ एडजस्ट करना है। रही बात ऑनलाइन की, तो ठीक है, इस पे ऑनलाइन पे अचानक तो नहीं हो सकता, इसको हमको धीरे धीरे कोई एक पेपर इंट्रोड्यूस करके ले चलें, बच्चे को उस टाइप की ट्रेनिंग दें, या पहले हम प्रोफेशनल कोर्सेज में लागू करें जहाँ की, या जहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, जहाँ कंप्यूटर का कोई एक कंपलसरी पेपर है, तो वहाँ हम धीरे धीरे सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे एकदम ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जिनको कायदे से मोबाइल चलाना नहीं आता, उनसे तो ऑनलाइन परीक्षा की अपेक्षा करना पूरी तरह से बेमानी है। बिल्कुल, चुनौतियां एक नहीं है, चुनौतियां लगातार बढ़ी हुई हैं। ये डिजिटल युग है और हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। और सबसे यह प्रश्न है कि उनके पास सुविधाएं और संसाधन कहाँ से आए हैं जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। या तो हम क्लास में उनको उपलब्ध कराएं, जो कि संभव नहीं है आज के समय में, तो धीरे धीरे करके एक पेपर हम कहते हैं एक डिस्क्रिप्टिव कराया जाए, एक मल्टीपल कराया जाए, कुछ ऑनलाइन की सुविधा कुछ कोर्सेज में दी जाए, और धीरे धीरे बच्चा, जब तक बच्चा जागरूक नहीं होगा, हमारे ऑनलाइन थोपने से ऑनलाइन परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलेगी। बच्चा जिस दिन अंदर से जागरूक हो जाएगा, वो ऑनलाइन परीक्षा पूरी तरह सफल हो जाएगी। ठीक है। इस बीच मेरठ से वाइस चांसलर अमर प्रकाश गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है गर्ग जी आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अमर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इस बड़े फैसले को लिया गया है जिसका स्वागत यहाँ पर बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जो तमाम प्रोफेसर भी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी खुशी खुशी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना काल के बीच परीक्षाओं को करवाने की चुनौती और उन सब के बीच आने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ये तमाम बड़ी चुनौतियां, किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो ये चुनौती है इसका हमें सामना करना ही है जी, और इसके सामने करने के विभिन्न तरीके हैं। जिस प्रकार से शोभित विश्वविद्यालय ने पिछले 15 महीने में ऑनलाइन टीचिंग की है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन किए हैं और ऑनलाइन सारी व्यवस्था की है, उस तरह का सिस्टम कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी संस्थान कर सकता है। हमने 17 मार्च से ही ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, ERP के थ्रू हम लेक्चर्स ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं, और हमने एग्जामिनेशन भी सारे ऑनलाइन लिए। अब देखिए, अगर हम अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को कंपेयर करें US पैटर्न से, जर्मनी पैटर्न से, वेस्टर्न कंट्रीज़ के पैटर्न से, तो हमें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में एक आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो आमूल चूल परिवर्तन क्या है कि हमें अपने परीक्षकों को इस तरह की थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी, इस तरह का अनुभव देना पड़ेगा, इस तरह का उनको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कि वो इस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन करें कि स्टूडेंट अगर किताब भी खोल करके बैठा हुआ है तो स्टूडेंट तभी उनका आंसर कर सकता है जबकि उसने वो किताब पढ़ी हो। तो इसी तरह का सिस्टम शोभित विश्वविद्यालय ने डेवलप किया है और शोभित विश्वविद्यालय ने किसी भी छात्र को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया है। ये तो बात ये हो गई। लेकिन जो जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ लाखों छात्र जुड़े हुए हैं, वहां लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो सरकार ने डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है। क्योंकि जो कोविड-19 इस समय चल रहा है, मैं माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर भी हूं, 45 साल से माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और वायरस को खूब अच्छी तरह से पहचानता हूं कि ये जो वायरस है जब ये आ गया है एनवायरमेंट के अंदर तो जाएगा कहीं नहीं, ये भी यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे। हमें इस वायरस के साथ लर्न करना है जिंदा रहने का, और ये वायरस हमारे साथ जिंदा रहने का लर्न करेगा। अब जैसे बहुत सारे वेरिएंट्स हो रहे हैं, ये वेरिएंट्स इस बात के द्योतक हैं, इस बात का प्रमाण है कि वायरस अपने आप को इस नेचर के अंदर चेंज करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और मनुष्य भी कोशिश कर रहा है। हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग्स आ रही हैं। अब पिछली साल से इस बार हमारे पास ट्रीटमेंट का सिस्टम जो है बेटर है, वैक्सीन है, हम लोग इससे लड़ने में सक्षम हैं, सारी चीज़ें हैं। तो दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों को साथ साथ रह करके देखिए जितने भी वायरस आए हैं आज तक पूरे बायोस्फीयर में, कोई भी वायरस आने के बाद गया नहीं। ये भी यही रहेगा, हम भी यही रहेंगे, दोनों को एक साथ आपस में एडजस्टमेंट करना है। और परीक्षाओं को भी एडजस्टमेंट जो सरकार ने फैसला लिया है जनहित में, बहुत अच्छा फैसला है।
लेकिन अगर कुछ संस्थान परीक्षाएं संपन्न करा सकते हैं, जैसे कि शोभित विश्वविद्यालय ने कराई है, तो उस तरह से उन संस्थानों को परीक्षा कराने का विकल्प भी सरकार ने दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अमर, एक और फैसला यहाँ पर लिया गया है, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, भी इसका स्वागत, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, उनको प्रमोट किया जाएगा और जिस तरीके से पास्ट परफॉर्मेंसेज उनकी रही है उसके आधार पर क्या किस तरीके से इस फैसले को भी आप देखते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा उनके लिए आने वाले समय में एडवांटेज होने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट है उनके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें हम संस्थान को, विश्वविद्यालयों को छोड़ दें उनके विकल्प के ऊपर, कि जो संस्थान, जो विश्वविद्यालय अपने यहाँ आंतरिक परीक्षा ऑनलाइन करा सकते हैं, हाँ जी, जो असाइनमेंट ले सकते हैं, जो प्रोजेक्ट लर्निंग ले सकते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वाइवा ले सकते हैं, उनको उस चीज़ के लिए अलाउ कर देना चाहिए जी। शोभित विश्वविद्यालय सारे परीक्षाओं को, सारे प्रैक्टिकल्स को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहा है, और हमने सारी परीक्षाएं जितनी भी हैं सभी ऑनलाइन कर रहे हैं। अभी भी हमारी परीक्षा 7 जून को ही समाप्त हुई है, और अब हमारी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनका सेशन लेट हुआ था, उनकी परीक्षाएं हमारी 14 जून से शुरू है, और 30 जून तक हम रिजल्ट निकाल देंगे सारे। और हम अब इस बार मार्कशीट पर लिखेंगे कि ऑल एग्जामिनेशंस, ऑल स्टूडेंट्स दे हैव बीन क्लियर्ड आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन, they have not been promoted without examination। तो इस तरह की हमको जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए हमको विकल्प दे देना चाहिए। जो विश्वविद्यालय कर सकते हैं वो करें, दिस इज ए कंपटीशन, और जो विश्वविद्यालय नहीं कर सकते हैं वो, अगर सरकार ने जो फॉर्मूला सुधारा है उसको करें। लेकिन मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि जो भी मेधावी छात्र हैं उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, इसलिए उनको इंटरनल एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए कोई असाइनमेंट दे दें, प्रोजेक्ट दे दें, घर बैठे ही वो इस तरह के क्वेश्चंस उनको दे दें जिसको वो सॉल्व करें, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग पता चले, जिनसे उनका, तो उसमें क्या है कि परीक्षकों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षकों को थोड़ा क्वेश्चन पेपर बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। वो अभी तक उस तरह से ट्रेंड नहीं है वेस्टर्न एजुकेशन के। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में छात्र आता है, किसी भी दिन आता है, वो एक वीक में आके कहता है कि सर नाउ आई एम रेडी, मेरी आप परीक्षा ले लीजिए। वहाँ पूरा क्वेश्चन बैंक होता है, उसको परीक्षा ले ली जाती है, ऑनलाइन परीक्षा लेता है। तो ऑनलाइन सिस्टम में भी बहुत सारी जगह परीक्षाएं कंडक्ट हो सकती हैं, जहाँ ऑनलाइन नहीं हो सकती वहाँ ये विकल्प मान लिया जाए, वहाँ कर लिया जाए। और जो मेधावी छात्र ऑनलाइन परीक्षा दे करके अपने परीक्षाफल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको भी विकल्प दे दिया जाए, जिससे कि, क्योंकि ये एक जमाना ऐसा है कि इसमें वाइड वैरायटी है और आज सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक सिस्टम बना करके जी, अगर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं तो वो एक फॉर्मूला किसी को नुकसानदायक होगा, किसी को फायदेमंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपने दिया है, जो कि कारगर भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी बेसिस पे होगा, तो बहुत ज्यादा खामियां होने के भी यहाँ पर चांसेस नहीं है। डॉक्टर मौर्य, जिस तरीके से गर्ग जी ने यहाँ पर एक अच्छा सुझाव भी दिया है कि हर विश्वविद्यालय पर ये छोड़ दिया जाए कि अपने छात्रों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको कैसे लेनी है, तो आपके पास कम संख्या भी होती है छात्रों की और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है, और वहां पर स्मूथ काम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्योंकि शिक्षकों की इस केस में चुनौती बढ़ने वाली होती है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने इस बड़े फैसले को लिया है, लेकिन जब अगर ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है तो शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है। मैडम, ये ऑप्शन विश्वविद्यालय पर छोड़ा गया है कि वो ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे कि ऑफलाइन। तो अब जैसे जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, हमारे यहाँ ही छात्र संख्या 4 लाख है, तो हमारे तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, और हमारे तमाम कॉलेजेस ट्राइबल बेल्ट में हैं, नक्सलाइट बेल्ट में हैं, तो हम तो ऑनलाइन जा ही नहीं सकते। प्रयास है प्रोफेशनल में या धीरे धीरे एक पेपर की शुरुआत करें, जिससे कि बच्चा पहले जानकारी तो रखे। और एक प्रश्न और आपने किया था कि जैसे मेधावी बच्चा है, वो प्रमोशन में उसका नुकसान हो रहा है, तो एक इस गाइडलाइन में ऑप्शन है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो अगले साल की परीक्षा में बैक पेपर दे, इम्प्रूवमेंट दे करके अपने अंक में सुधार कर सकता है।
तो गाइडलाइन जो है एकदम पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण है। ठीक है डॉक्टर गौतम, जैसे कि डॉक्टर मौर्य कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अगर छात्र छात्राएं हैं, बहुत बड़ी तादाद में अगर छात्र छात्राएं तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि ऑनलाइन एग्जाम करवाएं, ऑफलाइन ही एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभी उस चीज को लेकर ज्यादा नहीं सोचा जा रहा है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं, बड़ी तादाद हो या फिर छोटी तादाद हो, लेकिन बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए या फिर अपने जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, तो उनके लिए भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कोरोना से पहले प्री कोरोना सेट किया गया था। क्या उसमें बदलाव को लेकर यहाँ पर चुनौती छात्र छात्राओं को भी फेस करने को मिल सकती है? क्योंकि अब जो पैटर्न है परीक्षा का बदल दिया गया है, लेकिन कंपनियां जो जॉब देती हैं उनका पैटर्न नहीं बदला गया है। और साथ ही जब आप हायर स्टडीज के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं या फिर इंडिया में भी आप रहते हैं तो उसका भी पैटर्न नहीं बदला गया है। तो उस लिहाज से, अगर उस एंगल से देखा जाए तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सटीक है और आने वाले समय में छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी? रंजना जी, जैसा मौर्य साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ जो डिग्री कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ बहुत से कॉलेजेज एफिलिएटेड है। जैसे इन्होंने बताया कि 4 लाख स्टूडेंट हैं, तो जो ह्यूज पॉपुलेशन है उनके साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा है कि आप देखें जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, चाहे मल्टी कंपनियां ले रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां ले रही हैं, सारा इंटरव्यू जो ऑनलाइन हो रहा है। विदेश में जाते हैं तो वीसा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन आपका एक सिस्टम हो गया है। अब हम लोग जितने जल्दी इसको अडॉप्ट कर लें उतना ही अच्छा होगा। और बेटर यह है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे जो कॉलेजेज हैं वहाँ कंप्यूटर लैब निश्चित तौर पर इस्टेब्लिश किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट उनको बजट दे जो है, और वहाँ टीचर्स रहें, और कहीं न कहीं हम एक कंपलसरी कर दें कि भाई हर व्यक्ति को जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम इसको धीरे धीरे अगर परिस्थितियां खराब होती हैं तो एग्जामिनेशन भी कर सके, क्लासेस भी लग सके। जहां तक बात करें प्रैक्टिकल क्लासेज की, हमने तो अपने यहाँ जो हमारा बादा कृषि विश्वविद्यालय है हमने प्रैक्टिकल क्लासेस भी लिया है। लड़कों उनसे जो है असाइनमेंट दिया लिखने के लिए, उनसे जो है डिफरेंट वीड्स दिखा करके उनसे नाम भी पूछा गया है। मतलब डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, अभी दिक्कतें आती हैं, कुछ बच्चों नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यह एक बहुत अच्छा सिस्टम है। और मैं चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इसको लागू किया है, इसमें विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेज को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन दे, ताकि इस सिस्टम को अच्छी तरह से लागू कर सके। आने वाले समय ऑनलाइन का है, हमें आज नहीं तो कल ऑनलाइन पर आना है। ये तो कोरोना ने हमें मजबूर कर दिया कि हम ऑनलाइन पर आ गए, लेकिन हम इसको कैसे सस्टेन करेंगे, इसके लिए एक पॉलिसी और रोड मैप बना करके हमें निश्चित तौर पर इसके आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही अपने सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, और पेरेंट भी अपने बच्चों को बताएं कि नहीं भाई इसमें जो है आपको ऑनलाइन। हमने जब एग्जामिनेशन शुरू पहले लिया था तो उसमें 30 बच्चे आए जो है, फिर हमने दोबारा एग्जामिनेशन लिया तो हमारे 60 बच्चे आ गए पूरे जो है। हमने उनके साथ काउंसलिंग किया, व्हाट्सएप पर उनके साथ बात किया जो है, फिर ऑनलाइन बात किया, धीरे धीरे उनको सिस्टम के साथ एडॉप्टेबिलिटी बढ़ाया। और आज हमारे 100% लोग जो है क्लासेस भी ले रहे हैं और एग्जामिनेशन भी हो रहा है। तो इसको एक उसमें ले आना पड़ेगा, हमको ये मानना पड़ेगा इसका विकल्प नहीं है। अगर अल्टरनेट नहीं है तभी आदमी उसको सीखता है, तभी लर्न करता है और तभी उसको जो है अडॉप्ट करता है। तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने शुरुआत किया है, और मैं सभी जितने भी डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर हैं जो उत्तर प्रदेश के, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अडॉप्ट करें। इसमें थोड़ी चैलेंजेज है हमारे लिए, लेकिन ये चैलेंजेस बहुत जल्दी ही हमको सीख जाएंगे और हमारे आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, समय की मांग ही कुछ ऐसी है, और चूंकि कोरोना महामारी के बीच एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है कि बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करनी है, फिर उनके भविष्य के बारे में भी सोचना, और खासतौर पर परीक्षाओं को कराने को लेकर जो लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, उस पर से तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होते हुए नजर आ रही है। प्रोफेसर अमर, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम्स का आप जिक्र कर रहे थे कि आपने सक्सेसफुली कंडक्ट भी करवाया और जल्द ही परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि जो पूरा एक दौर हमने देखा है जहां पर ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती रही हैं, लेकिन बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो, और अभिभावक भी ऐसे हैं जो अभी भी ऑफलाइन क्लासेस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक जो एक्सपोजर का स्तर होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, और एक डायरेक्ट कनेक्ट आपका आपके शिक्षकों से, प्रोफेसर से होता है। कहीं ना कहीं उसका अभाव आप मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में, या फिर आने वाले समय में उसे भी सुधार लिया जाएगा? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और मैं इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से पेश करता हूँ। जी, हमने जब ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का विकल्प लिया, हमने 17 मार्च 2020 को ही सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी।
और उसके बाद हमारा मार्च में ही परीक्षा थी इंटरनल एग्जामिनेशन की। तो फर्स्ट फेज में हमने ईमेल से परीक्षा ली। हमने क्वेश्चन पेपर छात्रों को ईमेल से भेजा, टाइम फिक्स कर दिया, 3 घंटे का टाइम हमने फिक्स किया। वो घर से ही उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर लिखे और हमको आंसर जो है स्कैन कॉपी करके भेज दिए। हमने लेकिन क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन करवाया, क्वेश्चन पेपर हमने इस तरह से डिजाइन करवाया कि अगर छात्र किताब को अपने सामने खोलकर भी रख लेगा तब भी वो 3 घंटे में खोल करके किताब क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाएगा। वो ही छात्र कर सकता था उस क्वेश्चन पेपर को पूरा कि जिस छात्र ने वो किताब पढ़ी होगी, जिस छात्र ने वो पाठ पढ़ा होगा। उसके बाद फिर हमने इसको इम्प्रूवमेंट किया सिस्टम को। उसके बाद हम ईमेल की जगह हम ईआरपी सिस्टम पे आ गए और ईआरपी सिस्टम के थ्रू हमने कॉल के थ्रू हमने क्लासेस ली। क्लासेस में हमने वीडियो लेक्चर्स भी दिए, उनको ई कंटेंट भी दिया और वीकली हमारे डीन फैकल्टी जो थे वो उनसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते थे। मंथली खुद मैं इंटरेक्शन करता था। कल ही मैंने इंटरेक्शन की है फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से परसों मैंने इंटरेक्शन की है। उनसे मैं निरंतर ये लेता रहता हूँ कि भाई आपका फीडबैक क्या है, आपको समस्या क्या आई। तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ व्हाट्सएप पर भी टीचर से जुड़े हुए हैं, तो दे कैन कॉल द टीचर्स ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप पे भी कॉल करने के बाद उनसे वो चीज़ों को ले सकते हैं। अब हमने जैसे प्रैक्टिकल्स थे तो प्रैक्टिकल्स हमने एक 2 टीचर्स को बुला करके उनको वीडियो कॉल से लेकर के उनको प्रैक्टिकल्स दिखाए कि प्रैक्टिकल भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी का आदमी हूँ और मुझे पता था कि ये कोरोना अब आ गया है तो इतनी जल्दी जाएगा नहीं, ये टाइम लेगा, तो हमें इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो हमने अपने शिक्षण सिस्टम को, पूरे सिस्टम को इस तरह से ढाला कि जिससे कि छात्रों का नुकसान भी ना हो, छात्रों को उसमें आनंद आता रहे, क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मेरे यहाँ जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था तो 80% 85% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रहती, और जब मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया तो मेरे यहाँ अटेंडेंस 90 और 95% पहुंची। जब मेरे यहाँ क्लास थी तो क्लास में भी मेरे यहाँ अटेंडेंस जो थी 80 to 85% पहुंच गई। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है गर्ग जी के यहाँ पर छात्र छात्राएं भी बढ़ चढ़कर इस प्रोसेस में हिस्सा लें। डॉक्टर मौर्य, एक आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो इन ऑनलाइन एग्जाम्स में अपेयर होंगे, कि किसी प्रकार से हेजिटेट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है? बिल्कुल नहीं मैडम, ये टेक्नोलॉजी का युग है, जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा वो पीछे छूट जाएगा। इसीलिए बच्चे टेक्नोलॉजी अपनाएं और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाए चले। आज नहीं तो कल उनको टेक्नोलॉजी को अपनाना ही है। ठीक है डॉक्टर गौतम, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। मैं तो सभी से, स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसको फ्रेंडली बनाए जो है, आने वाले समय में इनको बहुत काम आएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छात्र छात्राएं बिल्कुल घबराएं नहीं कि कैसे होगा, हम कर पाएंगे, क्योंकि समय भी कम है, क्योंकि हर बदलाव के साथ कई ऑप्शंस भी आते हैं, ज़रूरत है तो उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम, डॉक्टर मौर्य और डॉक्टर गर्ग जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। जिस तरीके से इस फैसले को लिया गया है, क्योंकि कोरोना काल में अगर सबसे बड़ी चुनौती बनकर अगर कुछ उभरा है तो वो है शिक्षा को लेकर, क्योंकि देश का भविष्य भी सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी और राज्यों की सरकार पर भी। इस बड़े फैसले को तो लिया गया है जिसका स्वागत भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। कई चुनौतियां हैं जिसका आज की चर्चा में हमने डिस्कशन भी किया, लेकिन उनको पार कैसे पाया जाता है, उन्हें कम कैसे किया जाता है और सक्सेसफुल इन परीक्षाओं को कंडक्ट कैसे करवाया जाता है, उसे भी आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।